हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये अपडेट होगा। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के आंसर राइटिंग के सेशन के बारे में कि कैसे आपको आंसर राइटिंग लिखना है। दोस्तों ये जो मैं आज पार्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट के हिंदी राइटिंग के लिए, दोस्तों ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया है तो दोस्तों आप उसको वॉच कर सकते हैं। ये जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर रखे आ रहा हूँ ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और ये जो आंसर मैं इसमें कराने वाला हूँ ये बेसिकली हिंदी में मैं कराऊंगा, और ये जो पार्ट है हमारा पार्ट सेकेंड है। तो दोस्तों जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। दोस्तों अब इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से आप अपने यूपीएससी के फॉर्मेट पे कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएसजे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है, और दोस्तों जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उनके लिए मेन एग्जामिनेशन अब ज़रूरी है, और ये उनके लिए ये सबसे पहला टारगेट अब यही है कि उनको मेन एग्जामिनेशन में अपने आंसर को कैसे फ्रेम करना है। अब वो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो हिंदी में लिखना चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, अब वो जिस लैंग्वेजेस में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साथियों कह रहा है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत है, इसको समझाने के लिए कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक ही समव्यवहार के भाग मीन्स कि जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं जिसको कहा जाता है फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, इसी को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये इंग्लिश में आपका क्वेश्चन हो गया, और साथियों ये क्वेश्चन हिंदी में हो गया। दोस्तों जब मैं आपको आंसर राइटिंग कराता हूँ तब मैं आपको ये बातें ज़रूर बताता हूँ कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है मेन एग्जामिनेशन के लिए तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना है, और समझने के बाद आपको 1 मिनट उस पर टाइम देना है, और जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो उस आंसर को क्वेश्चन को देख करके जो आप आंसर अपने मन में प्रिपेयर कर सकते हैं उसी आंसर को अपने एग्जामिनेशन के कॉपी में आपको लिखना है। यही एक स्ट्रेटजी होती है, और इसी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे आंसर फ्रेम किया है, क्या आंसर फ्रेम किया है, जो तथ्य विधि न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त हैं कि मीन्स की संयुक्त हो कि वे एक ही समव्यवहार के भाग होंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को और करके यहाँ पे पूछा गया। अब और करके क्या पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हों, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी स्थान पर एवं समय पर अथवा विभिन्न स्थानों या समयों पर घटित हुए हों। इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, और जो ऊपर वाला आपने क्वेश्चन देखा ये भी क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन एक ही बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है, समव्यवहार, एक ही समव्यवहार के बारे में बात कर रहा है। मीन्स कि जो फैक्ट फॉर्मिंग ऑफ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन्स होता है उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है दोनों क्वेश्चन में, और दोनों क्वेश्चन को एज यूजुअल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब आंसर फ्रेम करने की बात आती है, तो आंसर कैसे फ्रेम किया गया है। आंसर में लिखा गया है रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में, मीन्स की जो डॉक्ट्रीन है रेस जेस्टे का, उसी डॉक्ट्रीन के बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या लिखे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का आधार यह है कि कोई तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी कार्य का भाग होने के कारण निर्णय के लिए सुसंगत हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम धारा 6 को पढ़ते हैं तो वहीं पर ये सारी बातें हमको देखने के लिए मिलता है। रेस जेस्टे का पार्ट हमको सेक्शन नंबर 6 के ही अंतर्गत देखने के मिलता है, और अगर बात करते हैं प्ली ऑफ एलिबी तो वो हमको सेक्शन नंबर 11 में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के आंसर को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को लिए मिलती है। तो अभी हमारा बात क्या हो रहा है, हमारा बात हो रहा है रेस जेस्टे के बारे में, और रेस जेस्टे जो है हमारा 6 में दिया हुआ है, और 6 में देने के साथ साथ क्या कह रहा है, जो पार्ट होता है सेम ट्रांजेक्शन का उसी के बारे में बात कराता है। लेकिन इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हो। तो दोस्तों जब आपके पास धारा 6 से रिलेटेड मामला आएगा तो आपको ये बात जरूर लिखना पड़ेगा, यही आपके लिए कीवर्ड है कि वो एक ही समव्यवहार के क्या होने चाहिए, वो एक ही समव्यवहार के भाग होने चाहिए। ये बातें आपको अपने आंसर में लिखना जरूरी है, क्योंकि यही एक कीवर्ड होता है आपके सेक्शन 6 से रिलेटेड।
अब आगे देखिए क्या लिखता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में यह उल्लेखित किया गया है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, मीन्स कि इस प्रकार से वो रिलेटेड है, वो एक दूसरे से इस प्रकार से कोरिलेट है, लगे कि वो एक ही पार्ट है, क्या मीन्स कि किसी चीज़ का एक ही पार्ट है, मीन्स कि एक ही समव्यवहार में सुसंगत है, तो ऐसे तथ्य को क्या कहा जाएगा, सुसंगत कहा जाएगा। और दोस्तों अगर हम सुसंगत की बात करते हैं, मीन्स कि रेलेवेंसी की बात करते हैं, तो ये हमको कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया। दोस्तों जब हम इंडियन एविडेंस पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 6 से 55 में हमको क्या करता है, सुसंगत चीज़ों के बारे में हमको रेलेवेंसी के बारे में हमको बताया गया है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिकली यहाँ से 6 से ना देखें तो सेक्शन नंबर 5 से ही हमको बताया गया कि 5 से लेकर के और 55 तक हमें रेलेवेंसी के बारे में बताया गया। तो सेक्शन जो 5 है इसमें बताया जाता है कि रेलेवेंसी किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है। लेकिन जो हमने ज़्यादा हम लोगों ने अगर स्पेसिफिक होकर हम पढ़ेंगे तो हम सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 को ही यहाँ पे ध्यान देंगे। और आप चाहें तो इसको कोट करके भी लिख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में ये बातें बताई गई हैं कि किस किस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेलिवेंट मान सकते हैं, किस किस चीज़ को हम लोग एडमिसेबल मान सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है। इसी को अंग्रेजी में रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसी को रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। जिस जिस नाम से इसको जाना जाता है वो सारी बातों को आपको लिखना है। ये सारी बातें आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने में लिखना है। दोस्तों अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, मीन्स की जो एक ही जो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट होते हैं उनके सुसंगति के बारे में बात करते हैं, उनके रिलेवेंसी के बारे में बात करते हैं। अब कैसी रिलेवेंसी के बारे में बात करते हैं, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तथ्य सुसंगत हैं। तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि ये जो तथ्य हैं ये सभी के सभी तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और स्थान पर विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित क्यों ना हुए हों, क्यों ना वो विभिन्न समयों या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए, उसको माना जाएगा कि वो सेम ट्रांजेक्शन में वो कार्य हुआ है। अब देखिए स्टीफन महोदय ने क्या कहा है। भाई हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लिखने वाले कौन है, स्टीफन महोदय हैं। अब स्टीफन महोदय के द्वारा क्या कहा जा रहा है, स्टीफन महोदय ने कहा है, स्टीफन महोदय ने समव्यवहार के बारे में कहा है कि एक समव्यवहार उन तथ्यों का एक समूह है जो आपस में इस प्रकार संबंधित होता है कि उन्हें केवल एक विधिक नाम से, जैसा संविदा, अपराध, गलती या जांच का कोई दूसरा विषय जो विवादक हो, निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बताया किसने है, ये बताने का कार्य हमको किसने किया, ये स्टीफन महोदय जी के द्वारा किया गया। अब हम यहाँ पे इसी के आंसर के सपोर्ट में हम यहाँ पे एक लीडिंग केस ले लेते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में ये केस डालना हमको जरूरी होता है। जब हम सेक्शन 6 से रिलेटेड दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट में आंसर फ्रेम करते हैं तो हम अपने आंसर को फ्रेम करने के वक्त क्या करना चाहिए, हमें अपने आंसर में केस लॉ डालना चाहिए। अगर कोई इलस्ट्रेशन आता है तो इलस्ट्रेशन डालना चाहिए, क्योंकि यूपी के एग्जामिनेशन में एज सच रिक्वायरमेंट होता है कि ये सारी चीज़ें आप डालते हैं तो आपको वहाँ पे नंबर दिया जाता है। आपका जो नंबर एग्जामिनर काटने वाला भी रहता है, अगर कोई गलती आप अंदर किए हैं तो उस गलती को भी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे छूट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने केस डाला है, कौन सा केस डाला है, RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 1973 का ये मामला है और इस मामले को इसमें डाला है। और इस मामले में क्या बताया गया है कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि यदि किसी अपराध के संबंध में कोई बातचीत चल रही है और ऐसी बातचीत आपराधिक समव्यवहार का एक भाग होने के नाते सुसंगत है, मीन्स कि कोई बात चल रहा है किसी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को लेकर के या किसी क्रिमिनलिटी को लेकर के, तो उसका क्या माना जाएगा, वो उसको वहाँ पे सुसंगत माना जाएगा। और ऐसी बातें टेप कर ली जाती है तो उसे रेस जेस्टे कहा जाएगा। अगर कोई बात कर रहा है किसी को मारने के लिए, किसी टाइप के कॉन्स्पायरेसी को करने के लिए, अगर उस बात को किसी के द्वारा टेप कर लिया जाता है तो माना जाएगा कि ये क्या है, ये एक रेस गेस्टे का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसको रेस गेस्टे हम लोग मानेंगे। अब राधे श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का भी एक मामले का केस बनता है जो कि 1993 में आया था। इस केस को भी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस केस में क्या कहा गया है। अब देखिए राधे श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 के मामले में जहाँ पर मृतक पति अपनी पत्नी से ड्यूटी पर जा रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो लंच के दौरान लौटेगा, किंतु वो गोलियों से ऑफिस में ही मार दिया गया। जो पति था वो ऑफिस में काम करने जा रहा था और अपनी पत्नी से कहा था कि मैं लंच करने के लिए घर पे ही आऊँगा, लेकिन क्या हुआ, जो उसका पति था वो ऑफिस में ही गोलियों से मार दिया गया। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त कथन धारा 6 के अधीन एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण यह ग्राह्य है। अगर इस प्रकार एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं तो उनको क्या माना जाएगा, उनको ग्राह्य माना जाएगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है रेस जेस्टे सिद्धांत की विसंगतियों के बारे में, मीन्स कि जो इसमें एम्बिग्यूटी पैदा हो जाती है, जो दिक्कतें आ जाती हैं, वो दिक्कतें के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे।
कह रहा है कि एम्बिग्विटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर विगमोर। प्रोफेसर एक विगमोर महोदय थे, उन्होंने क्या बताया था, उनकी बातों को हम देखते हैं। विगमोर ने कहा है कि रेस जेस्टे शब्द बहुत दिनों से बिल्कुल निरर्थक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी हो गया है। उनका यह विचार सही भी है, उनके द्वारा ये बात कही गई है। अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहे हैं, अगर आप दो चार जो जूरिस्ट हैं जिन्होंने रेस जेस्टे के बारे में या इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, चाहे जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस के एक आध जो जूरिस्ट हैं उनके नाम को अगर कोट कर देते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनर जो होता है वो आपको आंसर को देख करके और खुश होता है और वो आपको नंबर असाइन करता है। कारण यह है कि जिन तथ्यों के बारे में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग किया जाता है वे साक्ष्य के अन्य नियमों के अनुसार भी सुसंगत होते हैं। जो जिनको भी हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं वो साक्ष्य के अन्य नियमों के साथ यहाँ पे क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। सुसंगति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारी के सारी बातों को यहाँ पे प्रोफेसर विगमोर जी के द्वारा कही जा रही है और उन नियमों को अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जाता है। अतः रेस जेस्टे शब्द बिल्कुल निरर्थक हो गया है और इसका कोई उपयोग आंग्ल विधि शास्त्र के अंतर्गत नहीं रह गया है। मीन्स कि जो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम आंग्ल विधि शास्त्र पढ़ेंगे, मीन्स कि जो फॉरेन का हम लोग लॉ पढ़ देंगे, वहाँ पे रेस जेस्टे के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि सेक्शन 6 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे थे, मीन्स कि जो क्वेश्चन बन रहा था उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डील किया। साथ साथ में इसके सपोर्ट में मैंने प्रोफेसर स्टीफन साहब को भी डाला, विगमोर साहब को भी डाला, और जो केस हमारा बन रहा था RM मलकानी का जो लीडिंग केस था वो केस को भी मैंने यहाँ पे कोट किया। और ये भी मैंने बताने का प्रयास किया कि रेस जेस्टे शब्द की क्या क्या काम होता है, रेस जेस्टे हम लोग कहाँ से कहाँ तक करते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया कि सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, मीन्स कि रेलेवेंसी को हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं, रेलेवेंसी को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर एक खूबसूरती के साथ निखर करके आएगा। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी और आचरण दर्शित करता है सुसंगत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछ कहाँ से रहा है। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 8 पढ़ते हैं, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सारी बातें आपके सामने क्या आती हैं, निकल करके आती हैं। उसी से ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एनी फैक्ट इज रिलेटेड विच सो आर द कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट एनी फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। मीन्स कि अगर मोटा मोटी तौर पे कहें तो ये क्वेश्चन कहाँ से आपका बन रहा है, ये क्वेश्चन जो आपका बन रहा है साथियों ये सेक्शन नंबर 7 से सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। और उसी ये पार्ट ऐसा होता है कि यहाँ से मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया। अब क्वेश्चन को जब आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, अब यहाँ पे आंसर को देखिए कि आंसर को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे। आंसर में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 और 8 के अंतर्गत प्रवर्धित रूप है। इन दोनों चीज़ों के बारे में धारा 7 और धारा 8 में हमको बताया गया। किसके धारा 7 और धारा 8 में, इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 7 और धारा 8 के अंतर्गत ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। मोटिव, कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, ये सारी बातों हमको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस धारा के निम्नलिखित तत्व हैं। अब क्या क्या तत्व हैं उन सभी तत्वों को हम देखेंगे। पहला हम देख लेते हैं वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य के या सुसंगत तथ्य के हेतु दर्शित या गठित करते हैं। जो किसी विवादक तथ्य के हेतु को या क्या करते हैं, हेतु को वो सुसंगत करते हैं और दर्शित करते हैं, उसके बारे में बात करता है। सेकेंड कर है वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के प्रति तैयारी को दर्शित करते हैं, उनके बारे में बात करता है। फिर नेक्स्ट जो बात करता है किसी कार्यवाही में किसी ऐसे पक्षकार या अभिकर्ता का, मीन्स कि किसी कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्षकार का या किसी भी अभिकर्ता का उसके एजेंट के द्वारा कार्यवाही के संबंध में, या दूसरा विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही की विषय वस्तु के अंतर्गत किया गया हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा और उसी के रेलेवेंसी के बारे में बात की जाती है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जब टर्मिनोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम क्या बताते हैं, मोटिव क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है, जो सेक्शन नंबर बेसिकली 8 में हमारा बताया गया। अब देखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 3 प्रकार के तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करती है। जो साक्ष्य अधिनियम की हमारा धारा 8 है वो 3 प्रकार के सुसंगति के बारे में बात करता है। पहला तो कारण एवं हेतु, जिसको हम लोग मोटिव कहते हैं, मोटिव के बारे में बात कर रहा है। हर कार्य के पीछे करने वाले का कोई ना कोई हेतु रहता है, कोई ना कोई उसका इंटेंशन, कोई ना कोई उसका मोटिव, कोई ना कोई प्रिपरेशन उसका रहता है। यही दूसरी बात है कि
कार्य का पता न लगे, न लगने हेतु मोटिव मनुष्य का कोई कार्य करने के लिए प्रेरित या विवश करता है। वस्तुतः हेतु एक भावना है, मीन्स कि जो हेतु होता है, जो मोटिव होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, भावना होता है। और उसी भावना के बारे में बात करते हैं जिसके कारण कार्य होता है। भावना अगर हमारी जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, भावना के बारे में बात कर रहा है, मीन्स कि जिसके लिए आप जैसा भावना बनाते हैं अपने मन में, उसी भावना के बारे में बात कर रहा है। मनोविज्ञान का कथन है कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, प्रयोजन या हेतु अवश्य रहता है। और इससे रिलेटेड हमारे पास केस लॉ है। केस में क्या कर रहा है, सरोजनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1993 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दहेज की पूर्व वैवाहिक मांग और उसका अनुपालन हेतु, मीन्स कि उसके मोटिव को साबित करने के लिए सुसंगत हो जाता है। ठीक, ये बातें आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे तैयारी की। तैयारी क्या होता है, तैयारी जिसको हम लोग प्रिपरेशन कहते हैं, उसी प्रिपरेशन के बारे में बात करता है। ऐसा तथ्य भी धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होते हैं जो विवादक या सुसंगत तथ्य के किए जाने की तैयारी को प्रकट करते हैं या गठित करते हैं। तैयारी के अंतर्गत उन साधनों को इकट्ठा करने या प्रबंधन करने में आता है जिससे कि कार्य किया जाता है। तैयारी किसी अपराध को तथा अपराध करने का दूसरा प्रक्रम होता है। मीन्स कि अगर हम कोई भी अपराध करने जा रहे हैं, किसी को अगर मारने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमें रस्सी जुटाना पड़ेगा, हमें गन खरीदना पड़ेगा, हमें बुलेट्स खरीदना पड़ेगा, फिर हमें एप्रोप्रिएट टाइम देखना पड़ेगा, ओकेजन हम देखेंगे, कॉज देखेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम मार सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। फिर जब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जब अपराधी अपराध कार्य करने का आशय बना लेता है तब उसके करने की तैयारी में लग जाता है। जब किसी को मारने के लिए वो क्या करता है, किसी अपना मोटिव बना लेता है, तो उसके क्या पीछे क्या करता है, उसके पीछे वो प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। और उसी तैयारी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अपराध के विचारण में तैयारी पद दिए साक्ष्य का बड़ा महत्व होता है। और ऐसा नहीं है कि अपराध करने का निश्चायक सबूत होता है। मीन्स जो अपराध किया जाता है इसके लिए किसी भी प्रकार का निश्चायक सबूत नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों आचरण की। अब आचरण के बारे में अगर क्या लिखेंगे, धारा 8 के अनुसार एक पक्षकार, दूसरा पक्षकार का अभिकर्ता और तीसरा पीड़ित व्यक्ति का आचरण जो कि चाहे पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती हो, सुसंगत माना जाएगा। अगर इस प्रकार का हो तो उसको सुसंगत यहाँ पे माना जाएगा। अब सुसंगति की बात हम आपको ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में कोई भी बात आती है तो क्या होती है, वो सुसंगत बातें मानी जाती है। अभियुक्त का आचरण अपराध किए जाने के पहले का हो सकता है या बाद का हो सकता है। दोनों ही प्रकार का आचरण सुसंगत है। अपराध किए जाने के पहले का अभियुक्त का आचरण अपराध का हेतु, मोटिव, मीन्स की मोटिव को यहाँ पे क्या करता है, प्रकट कर सकता है, तैयारी प्रकट कर सकता है, अपराध करने का आशय प्रकट कर सकता है। मीन्स कि किसी भी तरह का वो क्या कर सकता है, यहाँ पे इंटेंशन को, अपने मोटिव को क्या कर सकता है, प्रिपरेशन में दिखा सकता है, यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो केस आ जाता है साथियों, केस की हम बात करते हैं। बसंती बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि 1987 का मामला आया था। और इस मामले के बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा मृतक का शव छिपाया जाना और मृतक के विषय में प्रश्न पूछने पर यह कहना कि वह गांव छोड़कर चला गया था, यह सभी आचरण अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराने के लिए सुसंगत है। तो दोस्तों आपको देख करके पता चल गया कि सेक्शन नंबर 6 से आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसको कैसे आपने फ्रेम किया, उसके साथ उसके सपोर्ट में आपने कितने केस लॉ लिखे हैं, क्या क्या चीज़ें लिखे हैं। फिर जब आप सेक्शन नंबर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि रेलिवेंसी के बारे में हम लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आऊँगा, इसके आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे मेन एग्जामिनेशन में, उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आऊँगा, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। और दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट तैयार करके जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस कर लीजिएगा कि हाँ कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी बातों को मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों लास्ट बात यह है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए क्या ये हेल्पफुल सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए जो कि अभी मेजर लॉ से रिलेटेड होगा, वो मेजर लॉ हमसे आप बताइएगा, मैं उसके लिए पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करके लाऊंगा और आंसर फ्रेम करके भी लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इस पर भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।